तो आज हम पाइथन के कुछ बेसिक सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। जैसे पाइथन में इनपुट कैसे लिया जाता है, आउटपुट कैसे दिया जाता है, या फिर तो वेरिएबल बेस डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, और वेरिएबल को डिलीट कैसे किया जाता है, कमेंट कैसे लिखा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो बेसिक चीज़ों में सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन के आइडेंटिफायर क्या होते हैं ये देखेंगे। फिर कुछ रिजर्व कीवर्ड देखेंगे जो कि एज आइडेंटिफायर नहीं यूज किए जा सकते हैं। कमेंट कैसे लिखा जाता है पाइथन में ये देखेंगे। इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है वो देखेंगे। और फिर वेरिएबल के टाइप कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके के वेरिएबल होते हैं, डेटा टाइप देखेंगे। और वेरिएबल को डिक्लेयर और डिलीट करना, ये चीजें सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? पूरे प्रोग्राम में अगर किसी वेरिएबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, तो हम कैसे करते हैं? उस वेरिएबल के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमने लिखा i इक्वल्स टू 1, तो हमारी वैल्यू क्या है? 1। 1 को हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? i के थ्रू, है ना। या j इक्वल्स टू राहुल ले लिया हमने, तो इस स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई हम कैसे कर रहे हैं? उसके वेरिएबल के नाम के थ्रू। जो नाम होता है, वेरिएबल का नाम होता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर, चाहे वो वेरिएबल का हो। ठीक है, वेरिएबल नेम भी आइडेंटिफायर है। क्लास का नाम यूज करते हैं, वो भी आइडेंटिफायर है। फंक्शन का नाम यूज करते हैं, वो भी एक आइडेंटिफायर है। स्ट्रक्चर का नाम यूज करते हैं, वो भी एक आइडेंटिफायर है। पैकेज का नाम यूज करते हैं, वो भी एक आइडेंटिफायर है। लाइब्रेरी का नाम यूज करते हैं, तो वो भी एक आइडेंटिफायर है। पूरे प्रोग्राम में किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीज की जरूरत होती है उसको बोलते हैं, जो चीज यूज करी जाती है उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। यहाँ पर पाइथन में कुछ रूल दिए गए हैं कि आप किसी भी चीज, रैंडम नेम को आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, वो एक एक करके देखते हैं हम लोग। जो सबसे पहला रूल है क्या? हमारे जो वेरिएबल के नेम होंगे वो केस सेंसिटिव होंगे। केस सेंसिटिव इन द सेंस, अगर हमने लिखा i इक्वल्स टू 9 और कैपिटल I इक्वल्स टू 8, तो ये दो अलग वेरिएबल हैं। ये आई सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि आई में पहले 9 जाएगा फिर यहाँ से ओवरराइट होके 8 चला जाएगा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे इतने कोड को सेलेक्ट करके हम रन कराते हैं तो वेरिएबल विंडो में देखते हैं, तो यहाँ पर एक स्मॉल आई होगा, एक होगा कैपिटल आई। ठीक, पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल डिजिट से रिलेटेड है। डिजिट से रिलेटेड है। आप किसी भी वेरिएबल नेम के बिगनिंग में, स्टार्टिंग में जो है, न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं कर सकते। जैसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, मतलब किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में हम न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं कर सकते। इसको हम हटा देंगे तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले हम इसको 1 या 2 लिख के एक बार रन कराने की कोशिश करते हैं, रन होता है क्या देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आया? सिंटैक्स एरर आया। क्या आया? सिंटैक्स एरर आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिक शुरुआत में हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब बिगनिंग में हम यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिक हटा के एक बार रन करा के देखते हैं। हाँ, सक्सेसफुली हमारा रन कर गया। नेक्स्ट है, आप जो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू को आप बीच में कहीं यूज कर सकते हो। जैसे हमने लिखा फर्स्ट फर्स्ट नेम फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट नेम। ठीक, कुछ भी ऐसे ही रैंडम वेरिएबल हमने ले लिया। ठीक है, इसमें बीच में न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी है। अगर आप बीच में यूज करेंगे, अगर आप बीच में यूज करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू को, वेरिएबल के नेम के मिडिल में यूज करेंगे, तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसी तरीके से अगर वेरिएबल के लास्ट में आप यूज कर रहे हैं तो भी ये वैलिड है। ठीक, ये भी क्या है? वैलिड पॉइंट है।
ये तो हो गया न्यूमेरिक के बारे में। अब बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर के बारे में। तो अगर हम शुरुआत में यूज करके शुरुआत में स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं तो वो इनवैलिड होगा। जैसे हमने लिखा @नेम, या डबल कोट दे लेते हैं कुछ और, नेम, तो इसमें एरर आ गई, स्पेशल कैरेक्टर में एरर आ गई। एक बार @ यूज करके हम देखते हैं, सिंटैक्स एरर आ गई। या फिर परसेंटेज यूज करते हैं, एरर आ गई। एरर नहीं आई, इसमें क्या आया, यूजेज एरर आया। मतलब M% का यूज किसी और पर्पज से आप यूज कर सकते हो, बट एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। इसमें एक एरर आई, यूजेज एरर आई है, ठीक है। आप यूज कर सकते हो बट एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हो, ठीक। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जिसका यूज हम लोग एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, इसका यूज करके आप आइडेंटिफायर डिफाइन कर सकते हो। जैसे अंडरस्कोर नेम, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। इसको रन करा के हम लोग देखते हैं, ये भी सक्सेसफुली रन कर गया, ठीक। ये तो हो गया बिगनिंग में, शुरुआत में आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। अब एक बार मिडिल में यूज करके देखते हैं, @सपोज। तो मिडिल में भी एरर आ रही, तो मिडिल में भी आप यूज नहीं कर सकते। न्यूमेरिक को यूज कर सकते हो लेकिन मिडिल में नहीं यूज कर सकते, सॉरी स्पेशल कैरेक्टर को नहीं यूज कर सकते मिडिल में। लास्ट में एक बार यूज करके देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर, तो इसमें भी एरर आ गई, ठीक। तो स्पेशल कैरेक्टर के बारे में हमें ये पता चला, ना हम उसको शुरुआत में यूज कर सकते हैं, ना मिडिल में यूज कर सकते हैं, ना लास्ट में यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो मिडिल में हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे एंड में हो। वो कौन सा है, अंडरस्कोर। उसके भी कुछ मायने होते हैं। अगर आप अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं तो उसका भी कुछ मतलब होता है। अगर किसी आइडेंटिफायर को, किसी वेरिएबल को पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बनाना होता है तो उस केस में हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। अब ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये हम लोग जब क्लास पढ़ेंगे, कब किसी आइडेंटिफायर को पब्लिक बनाया जाता है, कब प्रोटेक्टेड बनाया जाता है, ये सब सारी चीजें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उस समय देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इतना समझ लेते हैं, अंडरस्कोर का यूज किसी भी वेरिएबल को पब्लिक या प्रोटेक्टेड बनाने के लिए यूज होता है। बाय डिफॉल्ट हर एक वेरिएबल पब्लिक होता है, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अंडरस्कोर का यूज सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट या प्रोटेक्टेड बनाने के लिए यूज होता है। बाय डिफॉल्ट तो वेरिएबल पब्लिक ही होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया, स्पेशल कैरेक्टर के लिए देख लिया। अब एक और रूल है आइडेंटिफायर के लिए। आप फर्स्ट, सॉरी, किसी भी आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई फर्स्ट नेम इनपुट लेना चाहते हैं किसी यूजर से, ठीक है, और इस तरीके से लिख दें फर्स्ट नेम, तो ये एरर देगा, ठीक है, ये वैलिड नेम नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा फर्स्ट नेम, ये यहाँ पर देखिए, जब भी यहाँ पर रेड कलर का डॉट बन के आए तो समझ जाइए आपके कोड में इस लाइन में एरर है। जहां पर बन के आएगा उस लाइन में एरर होगी, ठीक। यहाँ पर देखिए ले जाने पे दिखा भी रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है, तो इसका मतलब इस लाइन में एरर है, ठीक। अगर हम इसी अंडर, सॉरी, स्पेस को अंडरस्कोर बना देते हैं तो हमारा ये वैलिड आइडेंटिफायर है। इसको अब रन कराएंगे तो ये सक्सेसफुली रन करेगा। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती है। आप लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। बहुत सारे लोग इसको अननेसेसरी मान के इग्नोर कर देते हैं, ठीक। तो हम कोशिश करेंगे जितनी भी मैक्सिमम, जितनी माइनर माइनर चीजें वो भी पढ़ाते चलें, कोशिश हमारी यही रहेगी। तो हम लोगों ने आइडेंटिफायर के रूल देख लिए। एक तो पहला केस सेंसिटिव होता है, इंटीजर से हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स की। स्पेशल कैरेक्टर को कहीं नहीं यूज कर सकते हैं, ना शुरुआत में, ना मिडिल में, ना ही लास्ट में। और सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है अंडरस्कोर, जिसका यूज हम कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे एंडिंग में हो, चाहे मिडिल में हो, ठीक है। एक और रूल बचा हुआ है, क्या, कुछ हमारे रिजर्व कीवर्ड हैं जो कि
पाइथन के इंटरप्रेटर में रिजर्व किए गए हैं, ठीक है। उन रिजर्व कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा, कभी आपने किसी वेरिएबल का नाम फॉर दिया है क्या? नहीं दिया होगा, क्योंकि फॉर एक क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट, जिससे आप किसी लूप को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो कभी फॉर को आपने एज अ वेरिएबल नेम नहीं चूज किया होगा। सेम चीज यहाँ पर भी है। जितने भी रिजर्व कीवर्ड, फॉर एक रिजर्व कीवर्ड है, उसी तरीके से सी में आपका हैश इंक्लूड एक रिजर्व कीवर्ड है, मेन एक रिजर्व कीवर्ड है, उसके कुछ मायने हैं इंटरप्रेटर में, इस वजह से उनको हम यूज नहीं करते हैं। अगर हमने उसको यूज कर लिया तो जो भी डिफिनीशन पहले से इंटरप्रेटर में मेन के लिए या हैश इंक्लूड के लिए या फॉर के लिए लिखी गई होगी, उसको हम ओवरराइड कर देंगे। उसको हम ओवरराइड कर देंगे, मतलब जो चीज पहले से, सपोज मेन के फंक्शन में कुछ और लिखा हुआ है, जैसे ही हमने मेन को वेरिएबल बनाया तो अब मेन में क्या चला जाएगा, वो वेरिएबल की वैल्यू चली जाएगी, वो फंक्शन हट जाएगा। तो इस वजह से रिजर्व कीवर्ड को हम अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करेंगे एज आइडेंटिफायर, ठीक। तो हमारे ये कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं, जैसे एंड, फ्रॉम, व्हाइल, असर्ट, फाइनली, यील्ड, ब्रेक, फॉर, विद, क्लास, फ्रॉम, ट्राई, एक एक करके अभी जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे चीजें अपने आप दिखती जाएंगी। जैसे एंड कहाँ यूज होता है, फ्रॉम कहाँ यूज होता है, व्हाइल कहाँ यूज होता है, असर्ट कब यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग क्लासेस आगे बढ़ाएंगे, ये सारे कीवर्ड आपके सामने एक एक करके आते जाएंगे। अभी इनके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मेमोराइज करना है ना, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट उसकी जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप कोडिंग करेंगे सारी चीजें अपने आप सीखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है मल्टी लाइन स्टेटमेंट। पाइथन में मल्टी लाइन स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, पहले मल्टी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। सपोज आपका कोई एक्सप्रेशन है, सपोज आपका कोई एक्सप्रेशन है, एक्स इक्वल्स टू 1+2+3+4+5+6, इस तरीके से सपोज कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, प्लस कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पाइथन के कोड में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखा लिखा हो, तो उसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसे बार बार स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ पर है। अगर सारी चीजें आपके सामने एक एक साथ आ जाएंगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए पाइथन में क्या किया गया कि जो एक अगर सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन काफी बड़ा हो रहा है तो उसको आप मल्टी लाइन में लिख सकते हैं। मल्टी लाइन में लिखने के लिए आपको बस इतना करना है, पहली लाइन के सबसे लास्ट में आपको स्लैश लगाना, एंटर कर देना, ठीक। फिर उसके बाद अगेन हम लोग सपोज स्लैश लगाते हैं, फिर एंटर, फिर अगेन हम लोग स्लैश लगाते हैं, इस तरीके से आप कहीं से भी पूरी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, कहीं से भी बड़े से एक्सप्रेशन को छोटे छोटे एक्सप्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से विजिबिलिटी मिल रही है आखिर क्या हो क्या रहा है, ठीक है। ऐसे अगर आप आगे पीछे करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इस तरीके से आपको विजिबिलिटी मिलेगी। ओके, लेट्स सिंटैक्स। अच्छा, एक गलती यहाँ पर होगी, सॉरी, इंटीजर के केस में इंटीजर को हमने ब्रेक कर दिया, एक सिंगल इंटीजर को नहीं ब्रेक कर सकते, यहाँ पर हमें प्लस से ब्रेक करना है, ठीक है। सिंगल इंटीजर को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है इटरेबल ऑब्जेक्ट का, तो जितने भी नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट हैं उनको हम बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते। इटरेबल ऑब्जेक्ट, नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल बस इतना दिमाग में रखना है कि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इन तीनों के केस में, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, इन तीनों के केस में आप बीच में से आप नेक्स्ट लाइन में नहीं जा सकते, ठीक है। सपोज यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं, उससे उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम स्ट्रिंग ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ भी हम रैंडम स्ट्रिंग टाइप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन।
क्योंकि अभी अगर कुछ टाइप करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसको हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन में स्टेटमेंट में तोड़ देंगे। ठीक, ये है। अब इसको कहीं से बीच से आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। इवन जो एक्सप्रेशन मैंने बताया है, आप इंटीजर के मिडिल में से आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 1+, दूसरी लाइन में 2+, नेक्स्ट लाइन में 3+5 तरीके से। ठीक, इस एक्सप्रेशन को रन कराते हैं तो हमारा सक्सेसफुली रन करेगा, और एक्स की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो किसी बड़े एक्सप्रेशन को अगर हमें ब्रेक करना है तो हम स्लैश का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, स्लैश का यूज करेंगे। बस एक चीज याद रखनी है कि हमारे इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स जो कुछ डेटा टाइप है जो कि इटरेबल नहीं होते, नॉन इटरेबल होते हैं। नॉन इटरेबल क्या होते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, आगे आने वाले लेक्चरों में देखेंगे। बस जितने भी नॉन इटरेबल ऑब्जेक्ट हैं उनको हम बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते, बाकी आप कहीं से भी ब्रेक करिए। तो इस तरीके से मल्टी लाइन स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कमेंट। आपने सोर्स कोड में आपको कोई कमेंट लिखना है तो कमेंट कैसे लिखेंगे। कमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। और कमेंट वो लाइन होती है जो कि कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान, कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, कमेंट बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा सपोज 2 नंबर का सम हमें लिखना है ना, सम करना है। तो हमने लिखा i=9, j=10 और k=i+j। सपोज इस कोड का हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है, हमें बताना है कि क्या है, पहला जो पहला ऑपरेंड कौन सा है, i, दूसरा ऑपरेंड j, और k क्या है, इन दोनों का सम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ताकि हमारा कोड अगर कोई भी रैंडम आदमी देखे वो समझ जाए हम अपने कोड में क्या करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम कमेंट लिखते हैं। तो सपोज हमने लिखा कि ऑपरेंड है, ठीक है, आई क्या है, ऑपरेंड है, और सॉरी, आई फर्स्ट ऑपरेंड है, जे जो है हमारा सेकंड ऑपरेंड है, और के क्या है हमारा जे। ठीक है, आई एंड जे। इस तरीके से हमने कुछ कमेंट लिख दिए कि मतलब कोई भी यूजर अगर हमारे कोड को देखेगा तो समझ जाएगा कि आई क्या है, पहला ऑपरेंड है, जे क्या है, दूसरा ऑपरेंड है, और के में हमने इन दोनों का सम डाला है, आई और जे का। तो जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि ये रैंडम चीजें हमने डायरेक्टली लिख दी हैं। ठीक है, तो ये एरर देगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना होगा कि ये एग्जीक्यूट ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कमेंट बनाना पड़ेगा। तो कमेंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश। पाइथन में कमेंट कैसे लिखा जाता है, हैश। अगर आप सिंगल लाइन कमेंट लिखना चाहते हैं तो हैश यूज करेंगे। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट यूज करना चाहते हैं, जैसे हम इन दोनों लाइनों को कमेंट बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल ट्रिपल कोड का यूज करेंगे। किसका, ट्रिपल कोड का। इस तरीके से अब इसके अंदर आप चाहे जितनी भी लाइन लिख दीजिए, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कमेंट हो जाएंगे। रैंडमली हम टाइप कर रहे हैं, तो आप जितनी भी लाइन लिखेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कमेंट हो जाएंगे। कोड को रन कराते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी कमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट हम लिखते हैं किसमें, पाइथन में। आगे बढ़ते हैं। यूजर से इनपुट लेना और स्क्रीन पे कोई आउटपुट दिखाना, मतलब इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है पाइथन में, ये देखेंगे। सपोज हमें यूजर से कोई इनपुट लेना है, तो कैसे लेंगे ये देखते हैं। हम लिखेंगे कोई वेरिएबल का नाम जिसमें हम इनपुट को रिसीव करना चाहते हैं, वेरिएबल का नाम जिसमें हम जो भी यूजर देगा उसी वेरिएबल में हम क्या करेंगे,
स्टोर कर लेंगे जो भी इनपुट देगा यूजर। तो हमने लिखा एक्स, एक्स में हम यूजर का इनपुट स्टोर करना चाहते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट लिखा जाता है इनपुट लेने के लिए, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इस लाइन को हम जब रन कराएंगे तो यहाँ पर कंसोल में हमसे एक इनपुट लेने के लिए कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। सपोज हमने लिखा 6 और एंटर किया, तो अब यहाँ पर देखो एक्स वेरिएबल विंडो में एक एक्स वेरिएबल होगा जिसमें चला गया 6, जिसमें चला गया 6। लेकिन यहाँ पर एक चीज माइंड में रखना जरूरी है कि जो इनपुट दिया गया वो हमने न्यूमेरिक टाइप में दिया था, लेकिन यहाँ पर रिसीव हुआ कैसा, str टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का रिसीव हुआ है। बाय डिफॉल्ट इनपुट मेथड जो कुछ भी इनपुट लेता है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। बाय डिफॉल्ट जो इनपुट मेथड है यूजर से जो कुछ भी इनपुट लेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सपोज हम इनपुट लेने से पहले यूजर को कोई मैसेज देना चाहते हैं, जैसे हम यूजर को बोलना चाहते हैं प्लीज इंटर ए नंबर, ये मैसेज देना चाहते हैं इनपुट लेने से पहले, तो इसी इनपुट मेथड के अंदर एक हम स्ट्रिंग पास करेंगे, क्या, प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या मैसेज पास कर दिया, प्लीज एंटर अ नंबर। तो जब भी अब यूजर से इनपुट लेगा तो पहले ये क्या करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, उसके बाद यूजर इनपुट देगा। ठीक, तो इसको हम रन कराते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, प्लीज एंटर अ नंबर। अब यहाँ पर हम एक कोई नंबर सपोज देते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चला गया, 6 चला गया एक्स में। तो इस तरीके से हम पाइथन में इनपुट लिया करते हैं। ये पाइथन 3 में इस तरीके से इनपुट लेते हैं। और अगर पाइथन 2 की बात करेंगे तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ इनपुट की जगह लिखा होगा रॉ, रॉ अंडरस्कोर, रॉ इनपुट, कहीं कहीं आपको दिखेगा। फिलहाल पाइथन 3 में नहीं है, आपको इनपुट ही लिखना है पाइथन 3 में। पाइथन 2 के वर्जन में रॉ इनपुट लिया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा इनपुट। अगर स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है तो उस केस में कैसे प्रिंट करते हैं देखते हैं। उस केस में कमांड है क्या, प्रिंट मेथड, प्रिंट फंक्शन है जिसमें आप पास करते हैं जो चीज आपको प्रिंट करानी है। सपोज आपको जो भी यूजर दे रहा है एक्स में इनपुट दे रहा है वही प्रिंट कराना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल एक्स वेरिएबल में जो कुछ भी जाएगा वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक, रन कराते हैं। यहाँ पर 6 किया और यहाँ पर क्या मिल गया, हमें 6 मिल गया। ठीक, अब सपोज हम एक कोई मैसेज भी इसमें डिस्प्ले कराना चाहते हैं प्रिंट में, मतलब कि यूजर ने ये एंटर किया है। सपोज आप जो नंबर 6 प्रिंट कर रहा है, 6 से पहले कोई मैसेज भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे आप प्रिंट करना चाहते हैं एंटर्ड नंबर इज, ठीक है, एक्स से पहले आप ये मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक स्ट्रिंग में, मतलब डबल कोड के अंदर, डबल कोड के अंदर आप मैसेज पास करेंगे। मैसेज पास करेंगे तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज प्रिंट होने वाली है, बट उससे पहले आप कॉमा लगाएंगे। पहले ये प्रिंट हो जाएगी, फिर ये प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद भी सपोज आप कुछ और प्रिंट करना चाहते हो, है ना, सपोज हम कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं तो एक कॉमा लगाएंगे, एंड नंबर इज इवन, सपोज हम ये प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई, ये स्ट्रिंग हमने प्रिंट करा दी, फिर कॉमा लगाया हमने, फिर वेरिएबल प्रिंट कराया, और फिर एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दी। अब चाहे जितने इस तरीके से जितने मैसेज आपको प्रिंट कराने हैं, जितने वेरिएबल प्रिंट कराने हैं, आप कॉमा सेपरेट करते हुए सारी चीजें प्रिंट करा सकते हैं। जैसे इसको हम रन कराते हैं तो यहाँ पर हम 6 इंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या मिला, एंटर्ड नंबर इज 6 एंड नंबर इज इवन, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीजों को उसमें प्रिंट कराते हैं, प्रिंट मेथड के थ्रू हम प्रिंट कराते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्या, इनपुट और आउटपुट। हाँ, पाइथन 3 में तो इस तरीके से प्रिंट करते हैं, पाइथन 2 में आप इस तरीके से प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्पेस स्पेस, अब डबल कोट में जो भी स्ट्रिंग आप प्रिंट करना चाहते हो,
और फिर नेक्स्ट कॉमा x, फिर कॉमा, और सपोज ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे अगर पाइथन 2 में। तो कहीं कहीं आपको अगर कहीं पाइथन का कोड देख रहे हैं इस तरीके से मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना समझ जाना वो पाइथन 2 में कोड लिखा गया है। अगर ब्रैकेट मिलता है तो पाइथन 3 है, या इनपुट में रॉ इनपुट आता है तो पाइथन 2 है, और डायरेक्ट इनपुट आता है तो पाइथन 3 है। तो इस तरीके से पाइथन में इनपुट और आउटपुट लिया जाता है। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम लोग देखते हैं, और एक सिंगल लाइन में आप वेरिएबल